हेलो एवरीवन, ला स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम संविधान के ऐसे 19 लैंडमार्क जजमेंट को देखेंगे जो कि विभिन्न राज्यों की प्रारंभिक एवं मुख्य न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी हैं। मुख्य न्यायिक सेवा परीक्षा में संविधान वाले भाग से पूछे जाने वाले विस्तार प्रश्नों के लिए आप इन जजमेंटों को फॉलो कर सकते हैं तथा प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी ये जजमेंट काफी महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके पास बने बेल आइकन बटन को क्लिक कर लें जिससे कि सभी इसी प्रकार के वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। वीडियो पसंद आता है आप इसे लाइक अवश्य करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। इससे पहले के वीडियो में मैं संविधान के ऐसे 21 लैंडमार्क जजमेंट को आपके लिए दे चुका हूं। ये सभी नवीन निर्णय हैं। पहले 21 जजमेंटों की श्रृंखला पूरी हो चुकी है। अब हम इसी में क्रमांक को आगे बढ़ाते हुए 22वें जजमेंट को देखते हैं। भगवान देवी बनाम सुनील कुमार राजपूत 2015। सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद में यह अभिनिर्धारित किया था कि उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है जो कि या ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो कि उसके समक्ष लंबित किसी भी वाद या किसी भी विषय में पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक होते हों। अगला मामला है क्रमांक 23 कि भारतीय निर्वाचन आयोग बनाम बजरंग बहादुर सिंह 2015। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अनुच्छेद 190, 191, 192 जिसमें कि चुनाव संपन्न होने के बाद की अयोग्यता के संबंध में था, यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 192 राज्यपाल को चुनाव संपन्न होने के बाद ही अयोग्यता के निर्धारण की शक्ति प्रदान करता है। अगला मामला क्रमांक 24 जो कि फूलवंती बनाम राम सिंह 2015 सुप्रीम कोर्ट तथा गुजरात मैरीटाइम बोर्ड बनाम सीसी पांड्या 2015 के मामले में यह अब निर्धारित किया गया था कि विशेष अनुमति याचिका के अंतर्गत कोई भी तथ्य नहीं उठाया जा सकता, अर्थात कोई नया तथ्य आप नहीं लेकर आ सकते हैं। प्रस्तुत मामले में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो भी तथ्य थे उनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय अपास्त नहीं कर सकता है। अगला मामला चेरुकुरी मनी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका यद्यपि याची के द्वारा उचित रूप से दाखिल न की गई हो और न ही समुचित उपचार की मांग की गई हो, लेकिन न्यायालय से यह उम्मीद की जाती है कि वे विवादक तथ्य में जाकर के, अर्थात जिन तथ्यों के बीच में विवाद है ऐसे तथ्यों को विवादक तथ्य कहते हैं, मामले को निपटाए, अर्थात उनको मेरिट पर अर्थात गुण दोष के आधार पर निपटाए। जहां कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या आजादी खतरे में हो तो न्यायालय को प्रक्रियात्मक मुद्दे पर नरमी बरतनी चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुमोटो क्षेत्राधिकार धारित नहीं करता है। प्रस्तुत मामले में एक नियम का निर्वचन अर्थात इंटरप्रिटेशन करते हुए एक अन्य नियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, तो उच्च न्यायालय का ऐसा करना घोर त्रुटि की श्रेणी में आता है। अगला मामला याकूब अब्दुल इज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य 2015। इस बाद में यह निर्धारित किया गया था कि मृत्यु दंडाधिष्ट के भाई के द्वारा, मृत्यु दंडाधिष्ट से तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दी गई है, अर्थात मृत्यु का दंडादेश दिया गया है, उसके भाई के द्वारा दाखिल की गई जो दया याचिका है उसका प्रभाव भी वही होगा मानो कि वह स्वयं उस दोषित व्यक्ति के द्वारा की गई हो। तबस्सुम जहां बनाम उत्तराखंड राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट ने इस बाद में यह अब निर्धारित किया था कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां के अपीलार्थी 1 तथा अपीलार्थी 2 शादी के बाद 2 बच्चों के मां बाप बन चुके हैं, अपीलार्थी 1 के पिता के द्वारा दायर की गई जो याचिका है जिसमें कि निकाह जो किया गया था उस लड़के के द्वारा उस लड़की से, उसमें कहा गया था कि यह अपहरण करके बिना लड़की की सहमति की शादी की गई है, तो ऐसी याचिका को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया क्योंकि वे दोनों ही 2 बच्चों के माता पिता बन चुके थे। तो ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि जब उनके 2 बच्चे हैं तो यह नहीं माना जाएगा कि जो निकाह किया गया है वो बिना सहमति के किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याचिका को निरस्त कर दिया गया उस लड़की के पिता की याचिका को। नेक्स्ट मामला बंगाल अंबुजा हाउसिंग विकास लिमिटेड बनाम प्रमिला सेफुई 2016 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 136 के अंतर्गत उन व्यक्तियों के द्वारा अपील की संपोषणीयता जो कि मूल कार्यवाही में पक्षकार नहीं है अपील कर सकते हैं, अर्थात जो मूल कार्यवाही के पक्षकार नहीं है वो भी अपील कर सकते हैं। अगला मामला निजाम बनाम राजस्थान राज्य
2016 सुप्रीम कोर्ट ने इस बाद में ये निर्धारित किया था कि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 का प्रयोग करते हुए निम्न न्यायालय के द्वारा अविकथित निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, किंतु जहां पर मूल एवं तात्विक बात को विचार में नहीं लिया गया है, अर्थात जो बात मुख्य है या जिनके आधार पर तत्व निकाला जा सकता है, कंक्लूजन निकाला जा सकता है, और निचली अदालत के द्वारा बिना साक्ष्यों को देखते हुए निष्कर्ष निकाला गया है जिससे कि न्याय की हानि हुई है, तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवश्य ही हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट मामला है चौहार्या त्रिपाठी बनाम LIC 2015 सुप्रीम कोर्ट तथा ONGC बनाम ऑफिशियल लिक्विडेटर 2015 सुप्रीम कोर्ट तथा लक्ष्मी देवी बनाम बिहार राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट के बाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संवैधानिक प्रावधान के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी निर्णय का आधार प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में उपस्थित तथ्यों से निकाला जाना चाहिए। अर्थात यह नहीं है कि आप हर मामले को संवैधानिक जोड़ते हुए देखें, बल्कि हर केस के या हर मामले के तथ्य और परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उनके आधार पर ही उनका आकलन किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट मामला है कुलवंत सिंह दयाराम 2015 सुप्रीम कोर्ट के बाद में ये अब निर्धारित किया गया कि उच्चतम न्यायालय की पूर्ण निर्णय करने की शक्ति न्यायालय के द्वारा तकनीकी सिद्धांतों पर होने वाले अन्याय को रोकता है एवं न्यायालय सारवान विधि की अवहेलना करके पूर्ण एवं अंतिम न्याय प्रदान करने के लिए नई संरचना का निर्माण नहीं कर सकता। अर्थात किसी भी ऐसी विधि की अवहेलना करके एवं अंतिम न्याय प्रदान करने के लिए आप नई संरचना का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट मामला झारखंड राज्य बनाम बिहार राज्य 2015 सुप्रीम कोर्ट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया था कि न्यायिक सुशासन की मांग है कि पीठ को न केवल बड़ी पीठ के समक्ष मामला जांच के लिए भेजना चाहिए, यदि कोई मामला ऐसा लगता है कि वो बड़ी पीठ को भेजा जाना आवश्यक है तो छोटी पीठ बड़ी पीठ के लिए उसको रेफर कर दे, निर्देशित कर देना चाहिए, बल्कि यह भी आवश्यक है कि पीठ बाध्यकारी निर्णय से असहमत क्यों है तथा यह भी बताया जाना आवश्यक है कि पीठ जो है वो बाध्यकारी निर्णय से असहमत क्यों है, इसके संबंध में भी पूरा प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इसके आधार भी विस्तृत रूप से लिखित किए जाने चाहिए। अगला मामला VKS शेयर एंड स्टॉक बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड बनाम ब्रेकिंग सर्विसेज लिमिटेड 2015 के मामले में यह अब निर्धारित किया गया था कि उच्चतम न्यायालय दो पीठों के बीच असहमति के मामले में किसी भी एक सह पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य होगा। अर्थात दो पीठों के बीच असहमति को मामला बना हुआ है तो किसी भी एक पीठ सह पीठ के द्वारा दिए गए निर्णय से बाध्य होगा, तो उच्चतम न्यायालय इन सह बेंचों के विरुद्ध विपरीत निर्णय नहीं दे सकता है। अगला मामला सुरेंद्र कोहली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2014 से संबंधित है। इस बात में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 137 के अधीन उच्चतम न्यायालय की पुनर्वालोकन की शक्ति अत्यंत ही सीमित है और इसे अपील के समान नहीं माना जा सकता है। डॉक्टर रामलखन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार नवंबर 2015 के बाद में बिना सबूत के याची के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत अभियोजन कार्रवाई करके राज्य प्राधिकारियों ने उपेक्षा और गैर जिम्मेदारी का कार्य किया था। इस मामले में याची ने जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत की तो उसमें उसने कहा कि मेरी ख्याति मान सम्मान को क्षति पहुंची है, मानसिक कष्ट एवं आर्थिक हानि भी हुई है। ऐसी स्थिति में राज्य के द्वारा याची को 10 लाख रुपए के प्रतिकर देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। 36वां क्रमांक है कि कॉमन कॉज बनाम भारत संघ मई 2015 का मामला अनुच्छेद 32 और 142 के अंतर्गत कि सार्वजनिक कोष से सरकारी विज्ञापनों की वैधता एवं संवैधानिकता से संबंध रखता था। सरकारी विज्ञापन जो निकाले जाते हैं से बाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि सरकारी विज्ञापन केवल सरकार के उत्तरदायित्वों से संबंधित होना चाहिए और उनमें केवल देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के मुख्य न्यायाधीश का फोटो होना चाहिए और उनकी व्यक्तिगत सहमति से ही प्रकाशित किया जाता है। अर्थात यदि आप ये फोटो भी लगाएंगे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का एवं मुख्य न्यायाधीश का, तो वो भी उनकी सहमति से ही लगाया जाना होगा आपको। नेक्स्ट मामला है मेमर्स स्कीम ओवरसीज बनाम BOC इंडिया लिमिटेड और अन्य जनवरी 2016 का मामला। न्यायालय में झूठा शपथ प्रस्तुत करने के मामले में याची पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। में यह अब निर्धारित किया गया था कि गत 15 वर्षों से न्यायालयीय अर्ध न्यायिक कार्रवाई में झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति और चलन बढ़ा हुआ है, जिसे कि कड़ाई से रोका जाना आवश्यक है। अपीलार्थी ने झूठा शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया है, अतः उस पर 10 लाख रुपए का लागत अधिरोपण न्यायोचित है। अपील निरस्त की जाती है। क्रमांक 38
राजवाला और अन्य बनाम हरियाणा राज्य तथा अन्य दिसंबर 2015। अनुच्छेद 40 देश में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित था। के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हरियाणा पंचायत चुनाव में पंचायत सदस्यों और प्रधानों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नियत करने संबंधी संशोधन अधिनियम व उसके प्रावधान विधिक और संवैधानिक हैं। अर्थात हरियाणा सरकार के द्वारा जो प्रावधान किए गए हैं पंचायतों में उनकी योग्यता के संबंध में वो सही हैं। हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 धारा 175 के अंतर्गत ग्राम प्रधान एवं पंचायत सदस्यों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित किए जाने की वैधता एवं संवैधानिकता के संबंध में था। परिवर्तन केंद्र बनाम भारत संघ और अन्य दिसंबर 2015 अनुच्छेद 32 जिसमें कि एसिड अटैक से पीड़िता को प्रदत्त प्रतिकर की अपर्याप्तता तथा उसे विकलांग की श्रेणी में माने जाने के अधिकार के संबंध में थी। के बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि लक्ष्मी बनाम भारत संघ 2006-2013 के मामले में जारी दिशा निर्देशों के साथ साथ मामले को गंभीरता के अनुसार एसिड अटैक के पीड़िता को प्रदत्त प्रतिकर की धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए। एसिड अटैक की पीड़िता को विकलांग श्रेणी का प्रमाण पत्र जारी किया जाए तथा तदनुसार उन्हें उपचार, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट मामला 40वां क्रमांक, ये याकूब अब्दुल रज्जाक बनाम महाराष्ट्र राज्य, एसटीएफ सीबीआई मुंबई 21 जुलाई 2015। मृत्युदंड के मामले में उच्चतम न्यायालय के अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उपचारात्मक याचिका की पोषणीयता के संबंध में था। इस मामले में यह अभिनिर्धारित किया था कि याची ने इस उपचारात्मक याचिका में अनेक आधार उठाए हैं, किंतु वे सभी इस न्यायालय के द्वारा रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और एक अन्य 2002-4 के मामले में स्थापित सिद्धांतों के अंतर्गत नहीं आते हैं। अर्थात उन्होंने इसको आधार बनाते हुए, इस रूपा अशोक हुर्रा को आधार बनाते हुए मामला प्रस्तुत किया था। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि ये इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। उक्त मामले में न्यायालय ने निष्कर्षित किया कि उपचारात्मक याचिका तभी सुनी जा सकती है जबकि याची अपने इस तरह के वचन स्थापित करता है या ऐसा कहता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है। आपको कमेंट करके बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की बात कही गई है, क्योंकि वह वाद का पक्षकार नहीं था किंतु निर्णय उसके हित को प्रतिकूलतः प्रभावित करता है, या वह वाद का पक्षकार था किंतु उसे कार्यवाही की सूचना नहीं दिया गया था और मामले को ऐसे सुना गया था कि मानो जैसे कि उसे सूचना दी गई हो। अर्थात दो बातें कही गई थी कि पहला तो यह कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है क्योंकि वह वाद का पक्षकार नहीं था किंतु निर्णय उसके हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। दूसरा यह था कि वाद का पक्षकार तो था लेकिन किंतु उसे कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई थी और कार्रवाई को इस तरह आगे बढ़ाया जा रहा था जैसे कि मान लो कि उसको सूचना दी जा चुकी हो। दूसरा, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जहां कार्रवाइयों में विद्वान न्यायाधीश विषय वस्तु से अपना संबंध प्रकट करने में विफल रहा या पक्षकारों को पक्षपात की आशंका है और निर्णय याची को प्रतिकूलता प्रभावित करता है। यह अशोक हुर्रा के मामले में दूसरा था मामला। चूंकि उपयुक्त में से कोई भी आधार नहीं लिया गया है जिससे कि उपचारात्मक याचिका उपयुक्त निर्णय में दर्शित पैरामीटर्स के भीतर आता है, इसीलिए याचिका निरस्त की जाती है। अर्थात जो पैरामीटर मैंने भी आपको बताए उन पैरामीटरों के अंतर्गत आती है, अतः याचिका निरस्त की जाती है। अगला मामला, याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र, सचिव गृह विभाग के माध्यम से और अन्य 28 जुलाई 2015 के बाद में अब निर्धारित किया गया था कि उपचारात्मक याचिका की पोषणीयता पर इस न्यायालय के खंडपीठ के विद्वान न्यायाधीशों की राय में मतभेद है, इसलिए मामले को वृहद पीठ के द्वारा सुना जाए और विनिश्चित किया जाए। उच्चतम न्यायालय की जो नियमावली है 2013 उसके आदेश 4, 2 नियम तथा 2 के आधार पर यह बताया गया है कि मामले को बड़ी पीठ के लिए भेज देना चाहिए। नेक्स्ट मामला है याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये इसी केस में पूरा आगे का ब्यौरा है। सचिव गृह विभाग और अन्य 29 जुलाई 2015, भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 21, 32, 72, 141 और 161 उपचारात्मक याचिका की पोषणीयता के संबंध में के बाद में अब निर्धारित किया गया था कि उपचारात्मक याची को पुनर्विचार याचिका के निरस्त हो जाने के बाद ही प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा पुनर्विचार केवल मुख्य निर्णय का होगा। जो पुनर्विचार किया जाएगा वो केवल मुख्य निर्णय का ही होगा। पुनर्विचार याचिका के पुनर्विचार की याचिका पोषणीय नहीं होगी। याची को एक अन्य उपचारात्मक याचिका
प्रक्रिया अनुसार सुनी जा चुकी है और अस्वीकार की जा चुकी है, अतः दोबारा यह याचिका पोषणीय नहीं है। इसी में आगे मामला याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 30 जुलाई 2015 समय 3:15 AM अर्थात सुबह के 3:15 रात्रिकालीन याचिका के नाम से प्रसिद्ध भारत का संविधान 1950 अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति के द्वारा दया याचिका अस्वीकार कर देने के कुछ घंटों के भीतर मृत्युदंड निष्पादित करने की वैधता एवं संवैधानिकता के संबंध में के बाद में यह अब निर्धारित किया गया था कि प्रथम दया याचिका अस्वीकार होने के बाद याची ने उसे चुनौती नहीं दी थी। इस बीच उसे पर्याप्त अवसर भी प्राप्त हुआ था जिसका के लाभ भी उसे दिया गया। उसने दूसरी दया याचिका भी प्रस्तुत की जिसे कि अस्वीकार कर दिया गया। अतः दोबारा दया याचिका को चुनौती देने के लिए समय प्रदान किया जाना कुछ और नहीं बल्कि न्याय को उपहासायुक्त अर्थात मजाक बनाना होगा। याचिका निरस्त की जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के संविधान से संबंधित 19 जजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।